प्रणाम। आज हमारे बीच उपस्थित है सौम्य स्वभाव व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर वंदना जी बावरी। आपने ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई से एमबीबीएस, डीजीओ और एमडी किया है। 2017 में आपको महेश प्रोफेशनल फोरम पुणे द्वारा महेश गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको विदर्भ की पहली वरिष्ठतम सोनोलॉजिस्ट बनने का मान मिला है। सूरज सोनोग्राफी क्लिनिक सेंटर अकोला में आप डायरेक्टर के पद पर हो और वहीं पे विकृत गर्भ मीन्स अबनॉर्मल बेबी इन प्रेगनेंसी के निदान एवं उपचार के लिए जेनेटिक सेंटर की शुरुआत की है। अकोला में ही पहला इनफर्टिलिटी क्लिनिक शुरू करने का भी आपको श्रेय दिया जाता है। मैमोग्राफी सेंटर में अल्प दर में ब्रेस्ट कैंसर जांच करने से आसपास के गांवों की महिलाओं को काफी फायदा मिलता है। तारा फाउंडेशन एनजीओ की आप फाउंडर अध्यक्षा हो। आपके जीवन का ध्येय है दूसरों की जिंदगी खुशहाल कैसे बने और इसी ध्येय को पूर्ण करने के लिए आपने कई कार्यक्रमों की शुरुआत की, जैसे 12 से 20 साल के किशोरियों के लिए कली का खिलना व्याख्यान से प्रबोधन, जिसमें अनेक संवेदनशील विषयों का समावेश है। आनंद जीवन जीने की कला पर लोगों को मार्गदर्शन दिया है, पर सबसे महत्वपूर्ण आपका ध्येय यही है ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस हेतु खुद ही करे खुद की जांच। खुद ही करे खुद की जांच के तहत लेक्चर्स, वीडियोस, निःशुल्क कैंप्स द्वारा विस्तृत जानकारी जन जन तक पहुंचाई है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अवेयरनेस और खुद की सेल्फ केयर कैसे करना, ये हम डॉक्टर वंदना जी द्वारा जानेंगे। तो आइए हम निमंत्रित करते हैं डॉक्टर वंदना जी को। जीवन मेरी सारी प्यारी सहेलियों को प्यार भरा नमस्कार और एकल प्रणाम। मैं वनबंधु परिषद वेस्ट जोन समिति और एफटीएस राष्ट्रीय महिला समिति, इनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आपके संग ब्रेस्ट कैंसर पे मेरे विचार शेयर करने का मौका दिया। और आप लोगों का अभी मैंने जो कार्य सुना, जो आप लोग पूरे भारत लेवल पे कर रहे हैं, वो जान के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और आप लोग ऐसे ही आगे करते रहेंगे, इसके लिए शुभेच्छा और आप लोगों का मनपूर्वक अभिनंदन। चलिए अब ज्यादा समय न गंवाते हुए हम हमारे मेन सब्जेक्ट जो है कि ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी निदान 7 स्टेप्स से हम कैसे कर सकते हैं, इसकी तरफ जाते हैं। मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। स्लाइड्स आप लोगों को दिख रही है? स्लाइड्स शेयर की है मैंने, आप लोगों को दिख रही है? हाँ दिख रही है। हाँ दिख रही है। तो चलिए हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं मेरी माँ के लिए कुछ कहना चाहूंगी। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का रोल हमारे लाइफ में हम सभी जानते हैं। मेरी माँ को एट द एज ऑफ 67 ब्रेस्ट कैंसर हुआ। उन्होंने चारों स्टेज हमने देखी उनकी लास्ट में, और उससे प्रेरणा लेके मैं ये निःशुल्क कार्यक्रम करने का मैंने निर्णय लिया और मैं कर रही हूँ। और ये पूरा जो है, ये पूरा जो लेक्चर है या जो भी काम है, जो भी कार्य है, मेरी माँ को समर्पित है। श्रीमती ताराबाई गंगा बिशन जी कासट, संगमनेर। अभी ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते ही हम लोगों के होश उड़ जाते हैं, और बात सही भी है क्योंकि हम उसका परिणाम देखते हैं। पर हमें इतनी डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको जो बातें बताने आई हूँ, मुझे आपको बिल्कुल डराना नहीं है, बल्कि आपको डर में से निकालना है। ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण भारत में क्या है, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये महिलाओं में अब नंबर 1 का कैंसर है,
और मृत्यु का कारण है। इसने सर्विक्स कैंसर को भी पीछे छोड़ दिया है। 2021 की अगर हम आंकड़ेवारी देखेंगे तो भारत में 22 महिलाओं में से एक को ये कैंसर होना संभव है। आप यकीन करिए, यहाँ 600 लोग अगर अटेंड कर रहे हैं तो इनमें से 22 महिला में से एक, यानी कितने सारे महिलाओं को ये कैंसर होने की संभावना है। होता है ऐसा नहीं है, संभावना है। हर साल 13,80,000 महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त होती है। प्रत्येक 4 मिनट में एक महिला में ब्रेस्ट कैंसर का निदान होता है और हर साल तकरीबन 4,78,000 महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर से मृत्यु होता है। ये मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम जाने कि हमें क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं। अब शरीर में कैंसर कब होता है? जब शरीर की नॉर्मल सेल या पेशियां जेनेटिक म्यूटेशन के कारण एबनॉर्मल तरीके से तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। कहीं पर भी शरीर में नॉर्मल पेशियां जेनेटिक म्यूटेशन के कारण एबनॉर्मल तरीके से तेजी से बढ़ना शुरू होती है, तब वो कैंसर की पेशियों में तब्दील हो जाती है और वहां पे कैंसर की गठानें बनती है। अब ये हो गया अपना नॉर्मल ब्रेस्ट का टिश्यू। ये देखिए, मैं ये मेरा कर्सर घूम रहा है, आप देख सकते हैं राइट साइड में। ये जो साइडवेज मैंने ब्रेस्ट का एक इमेज बताया है, इसमें ये है जो है ये है ग्लैंड्स। यहाँ पे से मिल्क निकलता है, यानी ये मिल्क बनाने की फैक्ट्री है। ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और फिर ये जो फैक्ट्री है, यहाँ से छोटी छोटी नलिकाएं जिन्हें हम डक्ट्स कहते हैं, ये निपल की ओर जाती है और दूध वहां पे जाता है। अब ब्रेस्ट के दो काम हैं, एक तो बच्चे को फीड करना और दूसरा कॉस्मेटिक पर्पस। अब ये मैंने आपको नॉर्मल बताया। अब जब कैंसर होता है तो देखिए इस तरह गठान कैंसर की दिखने लग जाती है। अब ये कहाँ कहाँ फैलता है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। तो ब्रेस्ट कैंसर की ज्यादा संभावना किसको है? ऐसा कुछ है क्या? सारे कैंसर में ऐसा नहीं होता, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में ज्यादा संभावना किसको है ये हम पता कर सकते हैं। जैसे कि लिंग, स्त्रियों में मैंने आपको बताया 22 में से एक। हाँ, पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है और उसका प्रमाण है 150 में एक। उम्र 80 साल के 80% जो होते हैं वो 50 से ऊपर की उम्र में होता है, 50 से ऊपर। और आजकल 30 साल में भी ब्रेस्ट कैंसर देखने मिलता है। मेरी बहू ने अभी टाटा से मैमोग्राफी का ट्रेनिंग किया, तो उसने बताया कि 25 से 30 साल के बीच में बहुत सारे पेशेंट आजकल ब्रेस्ट कैंसर लेके आ रहे हैं। एक जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री भी होती है, ये आप सबको शायद पता है, जिसमें माँ के साइड में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो जैसे माँ, मासी, नानी, बहन, पिता, भाई, इन सब में से किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो समझ लो आपको चांसेस डबल अप हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास ब्लड में कुछ टेस्ट करा सकते हैं जिन्हें BARC1 और BARC2 नाम से जाना जाता है। ये जो जीन्स है ये हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं और ये म्यूटेट होके बाद में कैंसर में बदल जाते हैं। तो इनकी टेस्ट हम कर सकते हैं ब्लड में, ये इंडिया में भी अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री एंजेलिना जोली, आपने नाम सुना होगा शायद। उसकी मदर को 50 साल के अंदर, यानी जब वो 36 साल के थे तभी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया। और 50 साल के अंदर जिसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो जाता है वो थोड़ा खतरनाक वाला होता है, जल्दी बढ़ने वाला होता है। उन्होंने 10 साल कैंसर से फाइट किया और 46 की एज में वो शांत हो गए। तो अब एंजेलिना ने क्या सोचा, उन्होंने अपना BARC1 और BARC2 टेस्ट करवाया, उसमें पॉजिटिव आए वो। तो उन्होंने क्या किया, अपनी दोनों ब्रेस्ट, एक हॉलीवुड एक्ट्रेस टॉप के होने के बावजूद भी अपने दोनों ब्रेस्ट निकलवा लिए, टोटल मैस्टेक्टमी करवा ली, ताकि वहां कोई ऐसा टिश्यू नहीं रहे जिसमें कैंसर पनप सके। तो और बाद में उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे ब्रेस्ट कैंसर पे काम करना चालू किया। अब पर्सनल हिस्ट्री एक चीज होती है, अगर किसी को एक साइड के ब्रेस्ट में कैंसर हुआ हो तो दूसरे साइड में भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी कुछ सादी गठाने जो दिखती है वो कैंसर में परिवर्तित हो सकती है।
लेकिन वो फाइब्रॉइड वगैरह नहीं, फाइब्रोएडिनोमा नहीं, चर्बी की गांठें नहीं, वो कोई फाइलॉइड्स नाम के ट्यूमर होते हैं जिसका परसेंटेज भी कम है, वो कैंसर में परिवर्तित हो सकती है, होती है नहीं, हो सकती है। अब हम देखेंगे और आगे जाके कि और भी ब्रेस्ट कैंसर की ज्यादा संभावना कहाँ पे है। अब हमें पता है कि यूट्रस के बाजू में 2 बीज कोष होते हैं। वो बीज कोष से निकलने वाला हार्मोन ईस्ट्रोजन, शायद आपने नाम सुना होगा, वो जब ज्यादा मात्रा में निकलने लग जाता है तब ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। अब कैसे वो बढ़ेगा? जैसे पीरियड्स आते हैं कि 12 वर्ष के अंदर जो रजस्वला होते हैं और 55 साल के बाद जिसकी मेनोपॉज होती है, रजोनिवृत्ति होती है, उनके शरीर में 12 साल से 55 साल तक एस्ट्रोजन ज्यादा समय तक रहता है, तो वो कैंसर की संभावना वहां बढ़ जाती है। यानी जहां जहां एस्ट्रोजन जो कि महीने के पहले दिन से 15वें दिन तक निकलता है ओवरी से, उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है बॉडी में तो चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद जब बच्चा ठहरता है तो ईस्ट्रोजन बंद हो जाता है और दूसरे हार्मोन्स बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो पहला बच्चा जब 30 साल के बाद होता है, और आजकल तो आप सबको पता है कि करियर बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उतने समय तक भी ज्यादा समय ईस्ट्रोजन बॉडी में रहता है। फिर बच्चे नहीं होना या एक ही बच्चा करना, जब एक बच्चा करना या बच्चे नहीं होना तो आपका ईस्ट्रोजन इंटरप्ट नहीं होता प्रेगनेंसी से, प्रेगनेंसी हार्मोन से, इसलिए। और बच्चे नहीं होने की गोली लंबे समय तक खाना, ओसी पिल्स जिन्हें हम बोलते हैं। HRT हार्मोन नाम की गोलियां जो होती है वो मेनोपॉज के बाद जो हार्मोन्स की गोलियां लेते हैं लंबे समय तक, कभी कभी अपने मन से बढ़ा देते हैं डॉक्टर से ना पूछते हुए, क्योंकि उनको चिड़चिड़ाहट, नींद नहीं आना, हॉट फ्लशेस, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स, मूड स्विंग्स, तो वो उस सिम्टम्स के लिए HRT हार्मोन्स लंबे समय तक लेते हैं। ये हार्मोन्स लेने से या ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन बढ़ने से हमारे शरीर में कैंसर की संभावना ब्रेस्ट की बढ़ जाती है। फिर बच्चे को दूध नहीं पिलाना, इसके लिए भी, क्योंकि दूध अगर नहीं पिलाते हैं तो पीरियड्स भी जल्दी आते हैं और फिर एस्ट्रोजन को मौका मिल जाता है। अब और कुछ कारण है क्या जो कि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाते हैं? जैसे देखिए मोटापा, हाँ मोटापे में एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं। फिर डाइटरी हैबिट्स, हमारी डाइटरी हैबिट्स क्या है? हम बहुत जंक और मीठा आजकल खाने लग गए हैं, ये हैबिट्स बिल्कुल ठीक नहीं है। सो हमें इसके लिए केयरफुल रहना सीखना पड़ेगा। ये तो आजकल सभी बोल रहे हैं, अभी हमने कोरोना में बहुत चीजें जानी है और अपनाई भी है। फिर क्या है? एक्सरसाइज का अभाव, अब हम लोग करने लग गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी लेडीज, महिलाएं अभी भी जितनी मात्रा में एक्सरसाइज करना चाहिए उतनी मात्रा में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। फिर मेनोपॉज के बाद ली जाने वाली हार्मोन थेरेपी के बारे में हमने बोला। स्मोकिंग और अल्कोहल, स्मोकिंग जो लेडीज करती है और अल्कोहल लेती है उनके शरीर में भी एस्ट्रोजन बढ़ता है, और रिसेंट स्टडी के अनुसार ज्यादा नाइट शिफ्ट भी एक कारण है ये हार्मोन बढ़ने का। तो ये आप ध्यान में रखिए, ये भी कारण है जिनसे संभावना बढ़ जाती है। अब जल्दी निदान के लिए ब्रेस्ट कैंसर के कुछ लक्षण है क्या? जल्दी निदान, जी नहीं, जल्दी निदान के लिए कोई भी लक्षण नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पूरी तरह जानकारी लेंगे। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यानी खुद से करना खुद की जांच। तो आप कैसे खुद से खुद की जांच करोगे और क्या देखोगे? जबकि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन 100% आपका ब्रेस्ट कैंसर जानने का तरीका नहीं है, फिर भी काफी हद तक हम लोग बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कुछ गड़बड़ी अगर हमारे ब्रेस्ट टिश्यू में होती है तो। अब क्या है लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के? ब्रेस्ट में गठान होना, उसमें दर्द होना, गठान के ऊपर की चमड़ी रफ और खुरदरी हो जाना, पपड़ी समान हो जाना, मोटी हो जाना, यानी स्पेशली निपल के साइड की जो चमड़ी होती है काले कलर की वो। फिर टेम्परेचर का बढ़ जाना वो एरिया में, ललाई आना, रेडनेस, ऑरेंज के छिलके समान निपल के बाजू का एरिया बारीक छेद वाला दिखना। मैं आपको इनके सबके फोटोज दिखाऊंगी। फिर निपल का अंदर जाना या डिम्पलिंग। देखिए ये जो मैं बता रही हूँ ना थोड़े एडवांस ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। अगर
निपल में डिस्चार्ज भी निकल सकता है। निपल का डिस्चार्ज अगर वाटरी हो कलर उसका तो घबराइए नहीं, परंतु अगर उसका कलर आपको अगर आपको ग्रीन कलर का डिस्चार्ज मिलता है तो वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर रेड कलर का डिस्चार्ज है तो आपकी घंटियां बच जानी चाहिए। इट्स नॉट गुड। अगर अभी ये हो गए एडवांस कैंसर के लक्षण, और अगर ये कैंसर फैलता है, ये कहाँ कहाँ फैलता है, ये कैंसर अगर एडवांस स्वरूप में चला जाता है, जो कि हमारा आज का मोटो है कि इसे उस स्टेज तक जाने नहीं देना है। मैं बहुत क्लियर कर रही हूँ अपने सबके साथ ये बात, ये बहुत ज्यादा इसेंशियल है कि हम इसके पहले ही उसे पकड़े। आपको पता है कि अगर कैंसर जल्दी पकड़ लिया जाता है तो क्या होता है, अपने फैमिली में, फैमिली के मेंबर्स, फैमिली का बजट, फैमिली का इमोशनल क्वोशंट, सब कुछ गड़बड़ा जाता है। इसलिए और बहुत सी बातें हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि निकटवर्तियों में से कभी कैंसर हुआ होगा कोई भी जगह का, तो हमें वहां तक नहीं जाना है। फॉर्चुनेटली ब्रेस्ट एक सुपरफिशियल ऑर्गन है, हम उससे हाथ लगा के चेक कर सकते हैं। हम अंदर जाकर यूट्रस और ओवरी को हाथ नहीं लगा सकते, हम लिवर को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन हम इसे देख सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर कहाँ कहाँ फैलता है ये कैंसर? ये कैंसर फैल सकता है पहले तो लिम्फ नोड से जो बगल तक जाती है उसमें, सेकंड लंग्स में यानी फेफड़ों में, थर्ड लिवर में, फोर्थ आपके बोन्स के अंदर, फिफ्थ ब्रेन के अंदर, और ऐसे इस तरह ये 5-6 जगह पे फैलता है। तो ये स्टेज हमें किसी को भी आने नहीं देना है। ये मैंने अपनी मदर की स्टेजेस देखी है, बहुत पीड़ा महसूस किए है, और मैं नहीं चाहती कि अभी कोई भी लेडीज, कोई भी महिला उस तरफ जाए। इसलिए ये सारा प्रयत्न है, और मुझे पता है मेरी सहेलियां इस सब के लिए मुझे बहुत कोऑपरेट करेगी। अब ये देखिए, ये मैं बता रही आपको ब्रेस्ट में डिम्पलिंग कैसे होता है। ये देखिए, ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कैंसर है अंदर, और कैंसर जब होता है तो उसकी सेल्स है ना, निप्पल, ये जो स्किन है ना ऊपर की, उसको पकड़ लेती है, वो उसको एकदम ऐसे पकड़ के रखती है, एडेजेंस हो जाती है और वो अंदर खींचती है, इसलिए डिम्पलिंग होता है। तो ये एक साइन है, आप ध्यान में रखिए। देखिए ये निपल कैसे किस तरह अंदर धस गई है, देखिए बहुत क्लासिकल पिक्चर है। निपल हमेशा उभरी हुई होना चाहिए, लेकिन अंदर कैंसर है तो निपल अंदर धस गई है। फिर ये मैंने बताया आपके ऑरेंज के छिलके जैसा, ये देखिए ऑरेंज के छिलके पे ऐसे छोटे छोटे धब्बे होते हैं, उसी तरह ये छिलके के धब्बे भी अंदर कैंसर होने के बाद आना शुरू हो जाते हैं। एडवांस्ड बता रही हूं मैं आपको, हमें इस स्टेज तक नहीं जाना है। फिर कुछ एक ऐसा होता है जो इन्फ्लेमेटरी कैंसर होता है, जो दोनों तरफ होता है, और ये प्रेगनेंसी में भी मिलता है और यंग वुमन में मिलता है। ये देखिए, ये इधर गठान दिख रही है आपको, ओके, तो इस तरह भी गठान दिखती है, तो ये भी कैंसर के लक्षण है। फिर एक कैंसर जो होता है वो सिर्फ निपल का होता है, उसे पैजेट्स डिजीज बोलते हैं, फॉर्चुनेटली रेयर है, वो ऐसा दिखता है। तो ये हो गए आपके साइंस यानी लक्षण। अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हमें कब करना है, क्या फायदा है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का? अभी मुझे आप ये बताइए कि आप में से कितनी महिलाएं अपने ब्रेस्ट का फील जानती है? कितनी महिलाएं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करती है? हम लोग अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट को बहुत निग्लेक्ट करते हैं, वो ऑर्गन टोटली निग्लेक्टेड होता है। उसे सिर्फ 2 ही चीज के लिए समझा जाता है, एक तो ब्रेस्ट फीडिंग और कॉस्मेटिक। तो मैं आपको आज बताती हूँ, ये बहुत जरूरी है कि आपको सबको अपनी ब्रेस्ट की नॉर्मल फील पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको नॉर्मल फील पता नहीं होगी तो आप एबनॉर्मेलिटी कैसे पता कर सकते हैं? उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आएगी तो आप कैसे पता कर सकते हैं? कोई बात नहीं, अभी तक आपने नहीं किया, अब आज से हम लोग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के माध्यम से ब्रेस्ट की फील जानते हैं। तो सर्वप्रथम खुद की ब्रेस्ट का फील जानिए। बेस्ट टाइम क्या होता है? ब्रेस्ट टाइम जब अपने को ब्रेस्ट का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, उसका बेस्ट टाइम है जब नहाते समय साबुन लगी होती है ना, तब सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। मैं आपको बताऊंगी स्टेप्स, और वो 2 मिनट में आप जान सकते हैं कि
ब्रेस्ट में कुछ बहुत हाथ अच्छे से घसरते हैं, स्लिप होते हैं ब्रेस्ट पे, और हम अच्छे से पकड़ सकते हैं अगर अंदर कुछ एब्नॉर्मलिटी आई तो। या दूसरा तरीका है सोकर कर सकते हैं, जिसमें ब्रेस्ट फ्लैट हो जाते हैं और हम एक सो के दूसरे हाथ से ब्रेस्ट को देख सकते हैं, पल्पेट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने बाथरूम में एक आईना जरूर लगाइए। हाँ, खुद को हंसते हुए तो उसमें सुबह सुबह देखना है, मुस्कुराना है ताकि दिन अच्छा जाए, लेकिन आपको ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। तो आपने छोटा बड़ा जो भी साइज का है, देखिए बहुत महंगा नहीं है, पर इसका जो आपको रिटर्न मिलेगा ना वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो एक आईना लगा दीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी वो स्टेप्स आपको करना है। उम्र कब करना, कब से करना? हम 50 साल के बाद में कैंसर आता है ना, तो हमको अभी तो हम 20-30 साल के हैं, हमें कुछ करना नहीं अभी, ठहरिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एग्जामिनेशन आपको 20 साल से आगे ही करना है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि 25 से 30 साल में कैंसर की आजकल बढ़त हो गई है, इसलिए हमें वो देखना। इसलिए 20 साल से आगे आपकी बहुओं को, आपकी बेटियों को, और जिन्होंने ये नहीं देखा है लेक्चर, उन्हें सब आप समझाइए। और हमेशा के लिए जांच करना है, ऐसे नहीं कि भाई 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, नहीं, जब तक आप जीवित हैं आपको जांच जरूर करना है। तो ये आप मन में पक्का बिठा लीजिए कि रोज नहाते समय 2 मिनट आप अपने ब्रेस्ट को देंगे, अपनी खुद की हेल्थ को देंगे। देखिए हम टाइम ना सब तरफ देते हैं, हर जगह देते हैं। घर के पूरे काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पता है, खाना बनाना है, टिफिन बनाना है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, उनका होमवर्क लेना है, बैंक जाना है, अनगिनत लिस्ट बनी हुई है आपकी कामों की। लेकिन आपकी अपनी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप नहीं जानते कि अगर आप बीमार होते हो तो आपका घर कैसा हो जाता है? इट कोलैप्सेस। तो आपको क्या करना है, अपने आप को सिर्फ 2 मिनट देना है। और ये 2 मिनट मैं आपसे क्यों मांगूंगी और क्या बोलूंगी, आप ये दो मिनट सिर्फ मेरे लिए दीजिए, सिर्फ डॉक्टर वंदना के लिए 2 मिनट दिन के। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। और अब मैं, बाकी लोग क्या बोलते हैं, बाकी जो कैंसर सोसाइटी वाले लोग बोलते हैं कि आप जब को पीरियड जिनको चालू है वो 8वें दिन से 12वें दिन तक, महीने का पहला दिन पकड़ के 8वें दिन से 12वें दिन तक जांच कर सकते हैं। या जिनको मेनोपॉज आ गया है, पीरियड्स बंद हो गए हैं, वो हर महीने की 1 तारीख को कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, क्योंकि मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, इसलिए मैं ये एग्जाम डेली करती हूँ नहाते समय साबुन लगा के। तो मैंने ये महसूस किया है कई सालों से कि डेली करो आप, अदरवाइज आप भूल जाते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता 1 महीना कब निकल गया। डेली करिए, सिर्फ 2 मिनट दीजिए, जरूरी नहीं आप ज्यादा समय दें। गर्भवती महिलाओं को भी करना जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया गर्भवती महिलाओं को भी कैंसर ब्रेस्ट हो सकता है। और सभी महिलाओं को साल में 1 बार अपने डॉक्टर से जांच करवाना बहुत जरूरी है। अब हम क्यों नहीं करते खुद की जांच? हम इसलिए नहीं करते कि हमारा मन डर जाता है। इसलिए डरता है कहीं मुझे कैंसर निकल गया तो क्या होगा। डरना नहीं है, बल्कि आपको जल्दी अगर निदान होता है तो आप ये सोचिए पॉजिटिवली कि कितने अच्छे उसके रिपरकशंस होंगे, आपकी जिंदगी बच जाएगी और कितने सारे प्रॉब्लम आपको नहीं होंगे। फिर हमें अटपटा लगता है, परिवार में बताने में डर लगता है। एल्डरली लेडीज, जो वयस्क लेडीज होती है, उनको परिवार में कैंसर ब्रेस्ट को बताना उन्हें अटपटा लगता है, उन्हें शर्म आती है। और सर्विक्स के कैंसर में भी जब ब्लीडिंग होता है मेनोपॉज के बाद में, वो भी नहीं बताती है। मेरे पास बहुत सारी लेडीज बहुत एडवांस कैंसर लेके आती है, क्योंकि मेरे पास सोनो मैमोग्राफी और मैमोग्राफी दोनों मशीनें हैं, तो मैं जानती हूँ, मैं देखती हूँ रोज। इसलिए प्लीज प्लीज अपने सारे एल्डरली लेडीज को बताइए कि आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बताइए। फिर अज्ञान होता है कि मुझे पता ही नहीं क्या और कैसे जांच करना, पर आप ये वीडियो सुनने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद आप वो नहीं बोलेंगे, फिर भूल जाती है, कभी कभी डर के मारे याद ही नहीं करती और जानबूझ के निग्लेक्ट भी करती है। ये भी मैंने देखा है, ये साइकोलॉजी है, बट वी हैव टू गेट ओवर इट। हमें उसमें से निकलना है, क्योंकि हमारा डर इससे निकालना है हमें। अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के 7 इजी स्टेप्स
बताइए आप में से किसको पता है? होंगे, काफी लोगों को आपको पता होंगे, पर फिर भी जो सिंप्लीफाइड करके बताएं आप प्लीज देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बोला बाथरूम में आप आईना रखिए, बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाइए और दोनों ब्रेस्ट को देखिए, उनका आकार, उनका साइज, उनमें कोई गठान तो नहीं है, और साइड से टर्न होके सामने से आप अच्छे से दिखिए, इसका इंस्पेक्शन करिए। तो ये देखिए, साइज, आकार, एकरूपता, उसमें गठान, उसमें तापमान, धसी हुई निप्पल है क्या? मैंने आपको बताया संतरे के आवरण समान निप्पल के बाजू की काली चमड़ी हो गई है क्या? हमने अभी स्लाइड देखी। फिर निप्पल के पास पपड़ी और काले रंग के धब्बे है क्या? ये भी देखना बहुत जरूरी है। फिर स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और दोनों ब्रेस्ट एक साथ और ऊपर और नीचे आने दीजिए। उसमें अगर एक ब्रेस्ट धीरे चलती है तो उसमें कोई गठान या कैंसर की संभावना हो सकती है। डरिए नहीं, हर बार ऐसा मत सोचिए कि कुछ भी हो गया तो हाँ मुझे कैंसर हो रहा है। बहुत सिंपली आप देखिए, आपको कुछ नजर आता है तो आपको अपने डॉक्टर के पास तो जाना है ही। स्टेप नंबर 3 के लिए हम उंगलियों का ये हिस्सा देखेंगे, ये हिस्सा, ना कि उसके टिप्स। और ये हिस्सा जो बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, इसी से हम प्रॉपर प्रेशर देके दबा के हम ब्रेस्ट को पूरी तरह जांचेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और एक लेफ्ट ब्रेस्ट को राइट हाथ से जांचेंगे, राइट ब्रेस्ट को लेफ्ट हाथ से जांचेंगे। तो ये कैसे जांचना है हमें? देखिए, इन्होंने जो यहाँ पे है, ये छोटे छोटे घड़ी के जैसे कांटों में आपको ये इस तरह जाना है और इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह आपको जांचते जाना है, प्रेस करते जाना है और देखते जाना है। अगर आपका नॉर्मल फील आपको पता है ना, तो आपको एबनॉर्मल कुछ भी होगा तो आपको पता चलेगा। हमें क्या देखना है? जैसे पोटली में पत्थर के टुकड़े खोजने की जब हम कोशिश करें तो हमें कैसा लगेगा हाथ को, बस उसी तरह हमें देखना। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक वीडियो बनाया उसमें मैं और आपको बता दूंगी। इस तरह पूरी ब्रेस्ट का हर हिस्सा अब आपको जानना है। अगर एक जगह पे 2 बार आ गए तो भी चलता है, लेकिन कोई भी हिस्सा ब्रेस्ट का आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि जो ब्रेस्ट का हिस्सा छूटता है वहां पे कैंसर आने की संभावना बहुत ज्यादा है, जो कि मेरे पेशेंट्स के साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर ब्रेस्ट कहाँ तक है? देखिए, ये ब्रेस्ट यहाँ तक है, ये पूरी ब्रेस्ट यहाँ तक है। आप ये मत समझिए कि इतना हिस्सा ब्रेस्ट का है, तो आपको पूरा इतना हिस्सा जांचना है ब्रेस्ट का। ओके। और फिर फोर्थ स्टेज क्या है? निप्पल के पीछे आपको दबा के देखना है। क्यों देखना है निप्पल के पीछे दबा के? देखिए, निप्पल के पीछे भी कभी कभी कैंसर की संभावना होती है। यहाँ पे मैं एक स्टोरी आपको बताती हूँ। मेरी कलीग है, गायनेकोलॉजिस्ट है खुद हैदराबाद में, उनके हस्बैंड फिजिशियन है। उन्होंने हमेशा अपनी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निप्पल के पीछे का हिस्सा छोड़ देते थे और वहां पे ही उनको कैंसर आया। जब तक उन्हें पता चला था कैंसर थोड़ा बड़ा हो गया था, फिर उनको कीमोथेरेपी देने का निर्णय लिया गया। कीमोथेरेपी जब टेबल पे लिए तो उनका हार्ट ही बंद हो गया, कार्डियक अरेस्ट। फर्स्ट डोज जाते समय ही उनका हार्ट बंद हो गया। डरिए नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। फिर उनके फिजिशियन हस्बैंड और आईसीयू घर में था, इसलिए उनको रिवाइव किया गया और वो अभी बहुत अच्छे हैं। तो ये हिस्सा, कोई भी हिस्सा हमें छोड़ना नहीं है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बताने के लिए मैंने आपको ये स्टोरी बताई। फिर क्या है? उंगलियों की मदद से हमको क्या करना है? निप्पल को अच्छे से दबाना है। थोड़ा दर्द होगा लेकिन घबराइए नहीं। और मैंने आपको बताया है कि लाल कलर का अगर द्रव निकलता है तो आपको ध्यान रखना है और अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। फिर स्टेप 6 क्या है? अपने बगल की जांच करना है। बगल में छोटी छोटी गठाने आ जाती है, कभी कभी नॉर्मल भी होती है इन्फेक्शन की वजह से। वो लिम्फ नोड को कैसे, जैसे अपना इरेजर होता है ना, बिल्कुल उसी तरह हाथ को लगती है। तो आपको वो भी देखना है। कभी कभी गठान ब्रेस्ट में छोटी होती है लेकिन लिम्फ नोड बड़े होने हो जाते हैं जल्दी, तो आप यहाँ पे भी बहुत ध्यान से चेक करना। और आपको यहाँ भी अच्छा प्रेशर देना है, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर आप जांच कर लिए और चले, नहीं। और फिर दूसरे ब्रेस्ट से जांचना, दूसरी ब्रेस्ट का उसी तरह पूरी जांच करना है। ये हो गए हमारे 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स।
और गर्दन के सामने का हिस्सा जो यहाँ होता है, ये भी आपको इस तरह जांचना है। ओके, यहाँ पे भी कभी कभी कैंसर फैलता है, तो और साल में एक बार अपने डॉक्टर से जांच जरूर करवाना है। वो अपने हर एक प्रश्न का समाधान भी उनसे पाना है। अब ये स्टेप्स का मैंने नाम रखा है, इसका नाम है मिसेस बनानास। मिसेस बनानास यानी आपको ध्यान रखना है 7 स्टेप्स। M is mirror view, 2 is raised arms, 3 सर्वे विथ फिंगर प्रेशर यानी ब्रेस्ट टिश्यू को आप अच्छे से देख रहे हैं प्रेस करके। चौथे नंबर पे आता है बिहाइंड द निपल, आप जांचते हैं काले एरिया में। 5वें नंबर पे निपल एरिया आता है जिसमें से द्राव निकलता देखते हैं। 6वें नंबर पे एक्सिला है, एक्सिला यानी बगल, ओके, इंग्लिश में उसे एक्सिला बोलते हैं। और 7वें नंबर पे सेकंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो ये हो गया मिसेस बनानास। आपको बहुत आसान है ध्यान रखना, और आप कोई भी स्टेप कृपया छोड़ना नहीं, बिकॉज ये छोड़ने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं आते हुए। और एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि कभी कभी मालिश वालियां है ना, वो बहुत अच्छे से पकड़ लेती है। जैसे मेरे बहुत करीब के फ्रेंड है यहाँ पर अकोला में, उनकी एज 56, उनके यहाँ मालिश वाली जाती थी हमेशा। अब उसे हमेशा से उनके ब्रेस्ट का फील पता था। एक दिन उससे वहां ना वो हार्ड लगी चमड़ी ऊपर की, और उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने फिर तुरंत मुझे फोन किया, मेरे पास आए। मैंने जैसे ही सोनोग्राफी का प्रोब रखा, मुझे वहां कैंसर, छोटा कैंसर नजर आया। हमारा मेन एम क्या है, हमें कैंसर छोटे में पकड़ना है। क्यों छोटे में पकड़ना है, जल्दी पकड़ना है? क्योंकि कैंसर अगर 2 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाता है गठान, तो वो फैलना चालू हो जाती है। तो हमारा एम क्या है कि 2 सेंटीमीटर के अंदर की गठान हमें पकड़ना है, इसलिए हमको ये सब करना है। तो आपको मिसेस बनानास याद रहेगा। और मैं आपको ये भी ये हम अब एक वीडियो देखते हैं जिसके जरिए आपको और अच्छी तरह पता हो जाएगा कि हमें प्रॉपरली क्या करना है। ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, चलिए अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट 7 स्टेप्स जिससे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की जाती है। स्टेप नंबर 1 क्या है? आईने के सामने खड़े होना और ब्रेस्ट का इंस्पेक्शन करना। ब्रेस्ट के दोनों ब्रेस्ट का आकार, उसकी साइज और उसकी एकरूपता, सब के बारे में अच्छे से देखना। साइड से होके घूम के पूरा अच्छी तरह से उसको इंस्पेक्ट करना। उसमें कुछ गठान है क्या जो उभर के बाहर आ रही है, वो देखना। स्टेप नंबर 2 है दोनों हाथ ऊपर करना, इस तरह आईने के सामने खड़े और धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लाना। इसमें क्या होता है, दोनों ब्रेस्ट जब नॉर्मल है तो एक साथ ऊपर जाते हैं और एक साथ नीचे आते हैं। अगर कोई ब्रेस्ट में कैंसर की गठान है तो वो ब्रेस्ट को नीचे के हिस्से को पकड़ लेती है, चिपक जाता है, आसपास फैल जाता है, और वो ब्रेस्ट धीरे से मूव होती है ऊपर नीचे। तो ये भी हमें पता है। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हम हमारे हाथ का ये हिस्सा और हाथ के टिप्स नहीं, उंगलियों की ये हिस्सा उपयोग में लाते हैं। और देखिए, ध्यान रखिए, हम एक जगह से शुरू करते हैं। इस तरह प्रेशर हमें अच्छे से देना है ताकि डीप से डीप टिश्यू भी हमें अच्छे से हाथ को लग सकता है। कई बार पसलियां भी हमें हाथ को लग सकती है अगर पेशेंट दुबला है तो, या अगर थोड़ी ब्रेस्ट बल्की है तो प्रेशर ज्यादा देता है। और हमें एक ही जगह गोल गोल इस तरह हाथ घुमाते हुए पूरे ब्रेस्ट को जांच करना है कि दिशा होगी घड़ी की कांटे की तरह। अगर एक जगह 2 बार भी हाथ घूम गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ करोगे और फिर यहाँ करोगे, ऐसा मत करना। इससे आपका ये हिस्सा छूट जाएगा और हो सकता है ये हिस्सा में कैंसर डेवलप हो जाए। तो आपको एक ही जगह पे अच्छे से इस तरह पाल्पेट जो हम करते हैं उसको करना है आपको, घुमाते हुए। और पूरा ब्रेस्ट, ये यहाँ तक है ब्रेस्ट आपका पूरा, तो आपको पूरी ब्रेस्ट कवर करना है क्योंकि ये हिस्से में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। प्लीज आपको रिक्वेस्ट है कि ये वाला हिस्सा आप छोड़ना नहीं,
बहुत सारे पेशेंट ये थोड़ा साइड में हो जाता है, छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे कैंसर लेके आते हैं। आपको ये बाहर की पहली एक बार हो गई, उसके बाद अंदर से भी एक बार हो गई, उसके बाद वो यहाँ से इस तरह आपको 3 सर्कल में मिनिमम ये टेस्ट करना है। ये हो गई स्टेप 3। अब स्टेप 4 क्या है, निपल के पीछे हमें दबा के प्रेस करके देखना है कि यहाँ हमें कोई ट्यूमर लगता है क्या। नॉर्मल में भी यहाँ पे थोड़ी नोडुलरिटी रहती है, तो वो नॉर्मल होती है, लेकिन आपको अगर अपने ब्रेस्ट का नॉर्मल फील पता है तो आपके ब्रेस्ट में आप एब्नॉर्मल फील बहुत जल्दी पिकअप करें। तो यहाँ पे आपको देखना है स्टेज नंबर 4। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 है आपको निपल जो यहाँ पे है उसका डिस्चार्ज देखना है। निपल को आपको इसको 2 उंगलियों में पकड़ना है और दबाना है, और फिर राइट एंगल को आपके में ले जाके आपको इस तरह करना है। अगर आप ये ब्रेस्ट को टेस्ट करते हो, आपको ये वाले हाथ से टेस्ट करना है, तो आप अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये हो गए 5 स्टेप्स। स्टेप नंबर 6 है बगल में जांचना। बगल में अच्छी तरह से डीप में हाथ जाना, हाथ नीचे रहेगा आपका और दूसरा हाथ बगल में डीप जाएगा, और यहाँ पे आपको इरेजर यानी खोड रबर जैसी गठान आपको लगती है क्या, ये आपको देखना है। नॉर्मल में कभी कभी इन्फेक्शन में भी ये गठाने लगती है, लेकिन अगर वो है तो आपको अपने और केयर। कभी कभी ब्रेस्ट में कैंसर की गठान छोटी रहती है, या फर्स्ट सिम्टम ये भी मिल सकता है। 6 नंबर की स्टेप, और स्टेप 7 है आपको दूसरे ब्रेस्ट ये हाथ से दूसरे को उसी तरह चेक करना है, और आपको एक ही चेक करना है। आप ये हड्डी के ऊपर गठाने देख सकते हैं, ब्रेस्ट में कैंसर फैलता यहाँ पे। ये हो गई हमारी 7 इजी स्टेप। तो ये हो गई हमारी 7 इजी स्टेप्स। अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों हम छोटी छोटी गठान पकड़ने में हम इंटरेस्टेड है। मेरे बहुत सारे कैंप्स भी होते हैं अकोला में इसके, और मैं ये सब काम एक एनजीओ की अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, ये जन जागृति। तो जब ये कैंप्स होने के बाद आसपास के एरिया के और अकोला की बहुत सारी लेडीज मैमोग्राफी और सोनो मैमोग्राफी के लिए मेरे पास आती है, तो आपको यकीन नहीं आएगा, हमने 1 सेंटीमीटर के अंदर के भी गठाने हमने पकड़ी है। और कुछ कुछ तो इतना मतलब इतनी उनकी फिर एकदम इतनी छोटी गठाने अगर अपन पकड़ते हैं तो क्या फायदा होता है। देखिए मेरे 13 पेशेंट ऐसे हैं जिनका सिर्फ कैंसर उतना हिस्सा कैंसर का ब्रेस्ट में से निकल गया है, ब्रेस्ट निकालने का काम नहीं पड़ा, और उनको कीमो भी नहीं लगा। आप समझते हैं, कीमो भी नहीं लगा। आजकल बहुत अच्छे रेडिएशन उनको लगा, लेकिन कीमो नहीं लगा। तो आप जानते हैं कि केमोथेरेपी के कितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। तो अगर हम ये टाल सकते हैं तो कितनी अच्छी बात है, और इतना सिंपल तरीके से हमें कुछ भी नहीं करना है। ब्रेस्ट एक सुपरफिशियल ऑर्गन है, हमें सिर्फ उसे रोज जांचना है, ना हमें कोई इक्विपमेंट उसके लिए लगता है, ना हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ना हमें किसी और की जरूरत होती है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर करिए। अब जब आपको गठान अगर फील होती है तो आप क्या देखेंगे कि वो गठान सॉफ्ट है या हार्ड है। देखिए हार्ड गठाने जो होती है ना जनरली कैंसर की होती है, वो फिक्स है तो वो कैंसर की होती है, क्योंकि वो आजू बाजू के टिश्यूज को चिपक जाती है। जो मूवेबल होती है वो गठाने जनरली नॉर्मल होती है, और गठान की बाहरी सतह स्मूथ है या नोड्यूलर है, अनियमित है। गठान की बाहर की सीमा पहचानने में आ रही है या नहीं, गठान की ऊपर वाली चमड़ी मोटी खुरदरी लाल है क्या, वहां का तापमान क्या है, गठान में दर्द है क्या। देखिए कैंसर का कभी कभी सिम्टम दर्द भी हो सकता है, क्योंकि जब गठान बड़ी हो जाती है तो वो आजू बाजू के टिश्यूज पे प्रेशर क्रिएट करके दर्द भी करती है। फिर निपल के डिस्चार्ज को देखना है और दूसरे ब्रेस्ट में देखना है गठान है क्या। तो ये जल्दी पिकअप करने के लिए हमें ये सब करना बहुत जरूरी है। अब अगर कैंसर के लक्षण नजर आते हैं तो हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें अपने डॉक्टर से मिलके उन्हें बताना है कि ये गठान है। मैं आपको एक खुशखबरी यहाँ सुनाती हूँ कि 80% गठाने कैंसर की नहीं
नहीं होती, सिर्फ 20% होती है। फिर भी जब हमें पता चलता है कोई गठान है तो हमें इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लेना चाहिए कि वो गठान नॉर्मल है, बिनाइन है या कैंसर की है। अब आगे हम क्या करेंगे? आगे हम मैमोग्राफी करते हैं, सोनोमैमोग्राफी करते हैं, एमआरआई करते हैं, महीन सुई के द्वारा एक छोटी सी टिश्यू की जांच करते हैं और बायोप्सी करते हैं। कैसे करते हैं? तो ये है मैमोग्राफी। ये मैमोग्राफी मशीन है। इस तरह ब्रेस्ट को मैमोग्राफी मशीन के 2 प्लेट में रख के थोड़ा प्रेशर से दबाया जाता है। इसमें थोड़ा दर्द होता है, लेकिन डरना नहीं है। ये तो हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है। अमेरिका में अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी, कैंसर सोसाइटी, हर एक लेडीज का 40 साल के बाद में हर साल मैमोग्राफी करते हैं वो लोग। हमारे यहाँ क्योंकि वहां भी कैंसर का प्रमाण बहुत ज्यादा है, वहां 8 में से 1 महिलाओं को संभावना है, इसलिए वो जांच करते हैं और उसके रिजल्ट भी उन्हें बहुत अच्छे मिलते हैं। उनके यहाँ कैंसर बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। तो हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को पकड़ के रखेंगे, उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे ताकि हमें भी कोई क्लू मिल जाए, कुछ घंटी मिल जाए, जिससे हम हमारी आगे की प्रोसीजर्स अच्छी तरह कर सकें। अब हमें कैंसर के लक्षण नहीं हो तो भी जल्दी निदान के लिए सबको मैमोग्राफी करना और सोनोमैमोग्राफी करना जरूरी है। सेल्फ एग्जामिनेशन एक जरिया है, लेकिन हमने मैमोग्राफी करना ही है अगर हमें सिम्टम नहीं है तो भी। तो कब करना चाहिए मैमोग्राफी? परिवार में अगर कैंसर की हिस्ट्री है तो 40 साल के बाद में हमें हर महिला को 40 साल के बाद में अपनी टेस्ट करा लेना। हर महिला ने जिनको परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है उनको 40 साल के बाद में साल में एक बार जरूर मैमोग्राफी कर लेना चाहिए, 75 की आयु तक। और जिनको हिस्ट्री नहीं है उनको 45 साल के बाद 2 साल में एक बार, 45 साल के बाद 2 साल में एक बार जरूर सोनोमैमोग्राफी और मैमोग्राफी करना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे को पूरक हैं और दोनों ही करवाना जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी। देखिए, हमारे घर में कभी शादी रही या कुछ फंक्शन रहा तो हम क्या करते हैं, कुछ फंड हम निकाल के रखते हैं। ये बड़ी अच्छी संकल्पना है। देखिए, कुछ भी हो सकता है हमारे तबीयत को। अभी कोरोना के काल में तो हम देख ही रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा करें कि एक हेल्थ फंड बनाए, एक छोटा सा हेल्थ फंड खुद के लिए, और उसमें हम कुछ पैसा बचा के अलग से रख लें ताकि हम साल में एक बार मैमोग्राफी, जिनको हिस्ट्री है परिवार में उनको, और जिनको नहीं है उनको 45 साल में 2 बार में एक बार ऐसे हम मैमोग्राफी कराते रहे ताकि हमें जल्दी से कैंसर का निदान मिल जाए। तो ये देखिए क्या है, ये एक बार करी हुई मैमोग्राफी है। इसमें ऐसा दिखता है, ये ब्रेस्ट है, इसके अंदर का टिश्यू है। अब 2 साल बाद ये छोटा सा देखिए ट्यूमर आ गया है। यहाँ पे कितना छोटा है, लेस देन 1 सेंटीमीटर साइज है। तो ये इस तरह अगर हम करते रहे तो हमें बहुत जल्दी कैंसर का निदान मिल सकता है। और जो अफोर्डिंग लेडीज है उन्होंने तो डेफिनेटली इसका फायदा लेना ही चाहिए। सोनोग्राफी इस तरह होती है, एमआरआई इस तरह होता है, और फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी जो होती है, ये ब्रेस्ट में एक छोटी सी सुई डाल के इंजेक्शन की, जो सोनोग्राफी में अपने को दिखती जाते हुए ये कैंसर ट्यूमर में यहाँ से एक छोटा सा टिश्यू निकाल के उसकी जांच हो जाती है और पता चल जाता है कैंसर है या नहीं है। अब कुछ बातें जैसे मैंने आपको बताया, 80% गठाने कैंसर की नहीं होती। वो कभी द्रव से भरी गठाने होती है जिन्हें सिस्ट कहते हैं, कोई सॉलिड गठाने होती है जिन्हें फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं, और जो चर्बी की होती है उन्हें लाइपोमा कहते हैं। तो अगर कैंसर की जांच का जल्दी निदान होता है तो क्या संभव है? देखिए, इनकी यहाँ पे ये ब्रेस्ट जो है, इनमें यहाँ पे सिर्फ इनकी गठान निकली है सिर्फ, और इतना सा स्कार भरा है बस, इनकी ब्रेस्ट नहीं निकली। कितना बड़ा फायदा है देखिए। और इनको रेडिएशन, इनको केमोथेरेपी इनको नहीं लगी, इनको सिर्फ थोड़ा रेडिएशन लगा है, दैट्स ऑल। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। फिर क्या होता है, कभी अगर आपको अपने को ये निकालना पड़े अगर ब्रेस्ट, तो ये ब्रेस्ट ऐसी जो है वो वापस से रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है। आजकल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी होती है और वापस ब्रेस्ट बन जाती है। कभी ऐसे ब्राज भी मिलते हैं जिनमें एक तरफ फिलिंग होता है
और आप वो भी कैंसर अगर होने के बाद अगर किसी को ब्रेस्ट निकालने की काम पड़े, अगर एडवांस्ड होता है तो फिर ये भी हो सकता है और प्लास्टिक सर्जरी होती है। अब मुझे ये कहना है, चाइनीज प्रोवर्ब बहुत अच्छी है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरी एक पीडियाट्रिशियन फ्रेंड जो मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं, उनको एज ऑफ 33 में ब्रेस्ट कैंसर हो गया और अनफॉर्चुनेटली वो टेस्ट नहीं करते थे, तो मतलब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नहीं करते थे, तो एडवांस्ड हो गया काफी और उनको बहुत सारे इसमें से जाना पड़ा। तो मैं आपको ये बोल रही, देखिए ये शिक्षित लोग, सुशिक्षित लोगों का, एजुकेटेड लोगों का भी कभी कभी भूल हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ आगाह करना चाहती हूँ कि आप ये भूले नहीं। तो क्या रहता है, देखिए मैं सुनती हूँ, आज आप मुझे सुनते हैं तो मैं भूल जाती हूँ, ओके, कुछ समय बाद मुझे याद नहीं रहता, ये नॉर्मल है। फिर मैं देखती हूँ, अगर मैंने देखी है टेस्ट कैसे करना है तो मुझे क्या होता है, मुझे याद रहता है, हाँ ये करना चाहिए। लेकिन अगर मैं खुद से करती हूँ तो मुझे क्या होता है, मुझे सारी बात समझ में आती है और मुझे एक अच्छा रास्ता मिल जाता है। हर चीज की तरफ मेरा डर निकल गया, मुझे कुछ भी हुआ तो आई कैन फेस इट, इस टाइप की एक पॉजिटिव बात मेरे में आ जाती है। वो एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मैं और एक किस्सा शेयर करूंगी। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे पास एक सिंधी पेशेंट आई थी, मैं नाम बदल के बताती हूँ, रश्मि उसका नाम है, बदला हुआ। उसको, वो मेरे पास आई, मेरी बहुत पुरानी पेशेंट, 36 साल में आई और कहा कि मुझे ब्रेस्ट में गठान लग रही है। जब मैंने उसका सोनो मैमोग्राफी और मैमोग्राफी किया तो बहुत बड़ा एडवांस कैंसर निकला। मैंने रश्मि के जेठ को, जो डॉक्टर, उनको बुला के बोला कि देखिए इसको तुरंत उपचार की आवश्यकता है। अब उस दिन रश्मि चली गई, उसके बाद मुझे सोचती रह गई मैं कि उसकी तरफ से कुछ अपडेट नहीं मिला है। उसके बाद तकरीबन 3 महीने बाद वो वापस आई, तब मुझे इतनी बड़ी फाइल साथ में लेके आई, एकदम ऐसी क्रश हो गई थी, पतली दुबली, चलना भी मुश्किल था उसके लिए। और आई, बैठी तो मैंने उसको पूछा, रश्मि क्या हो गया? बहुत जोर जोर से फूट फूट के रोने लगी। तो मुझे वो फाइल दिखा, बोले मैडम यह बोन्स में, लंग्स में, ब्रेन में सब तरफ फैल गया है। उनका क्या हुआ रश्मि, क्यों नहीं किया तुमने कुछ ट्रीटमेंट? कहा करा, मेरे मायके वालों ने मुझे मायके बुला लिया और वहां पे मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा। तो देखिए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चाहे कोई भी पैथी की ट्रीटमेंट करिए, लेकिन आपको अपने एलोपैथी डॉक्टर को, चूंकि ये सर्जरी इन्वॉल्व करता है, जब कोई भी स्टेज में, तो आपको उनको दिखाना बहुत जरूरी है। कृपया अपने आप को निग्लेक्ट ना करें, बस इतना ही कहना है और ये हाथ जोड़ के कहना है आपको। अब क्या है, हमारा एक एनजीओ चलता है, तारा फाउंडेशन अकोला, मेरी माँ का नाम है, उनके नाम से मैंने एक एनजीओ बनाया है, जिसमें हम ब्रेस्ट और सर्विक्स कैंसर के अवेयरनेस के बारे में लेक्चर्स लेते हैं। ये जो ब्रेस्ट कैंसर का लेक्चर आप देख रहे हैं, 100 से भी ज्यादा इसके लेक्चर्स हो चुके हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड भी हो चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और जल्दी ब्रेस्ट कैंसर का निदान हो रहा है। और किशोरवयीन लड़कियों का प्रबोधन करते हैं, मेंस्ट्रुअल कप का भी बारे में बहुत कुछ बताते हैं और आगे हमारे बहुत प्रोजेक्ट्स है जो आने वाले हैं। तो तारा फाउंडेशन का एक मिशन है। क्या मिशन है? 25। क्या है मिशन 25? मैं आपको आज आमंत्रित करती हूँ हमारे 25 मिशन में। अब आपने जान लिया है खुद के लिए कि मैं इस तरह अपना निदान कर सकती हूँ। आप अपने आप तक सीमित मत रहिए। आपको ये अपने काम वाली बाई से शुरू करके अपने परिवार के हर एक महिला को ये सिखाना है। मैं तो यहाँ तक बोलूंगी कि शादियों में माहिरा वगैरह होता है, उसके बीच में आधे घंटे का समय निकाल के सब लेडीज वहां इकट्ठी होती है, आप उनको सिखाइए, सबको ट्रेंड करिए। और जितने लोग ट्रेंड होते हैं वो खुद के लिए तो उनका बेनिफिट होगा ही, लेकिन अगर ये और 25 लोगों को बताते हैं, जो कि मिशन 25 है, 25 लोगों को सिखाते हैं, वो 25 लोग और आगे 25 लोगों को सिखाए, ऐसी एक चेन बन जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम, भले ही हमारे पास रिसोर्सेस कम हो, फिर भी हम इसमें से उबर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में हमने देखा है इसकी कितनी मृत्यु होती है और हम अगर जल्दी निदान करते हैं तो हम मृत्यु से 100% बचते हैं।
तो हमें वो करना है, हमें ये भारत भर में फैलाना है। और मैं आपको ये बताती हूँ कि एक बहुत बड़ा पुण्य का काम आपके हाथ से होगा, इसको आप सीरियसली ले। आपको मिशन 25 तारा फाउंडेशन के मिशन 25 में आप आमंत्रित है, आप सहभाग लीजिए। भले आपका नाम लिखाना जरूरी नहीं है, आप कहीं भी हो, आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप कुछ कर रहे हैं, और आपके मन को भी बहुत संतोष और तसल्ली होगी। और किसी की जान अगर बच गई ना, उससे बड़ा इस जिंदगी में कोई संतोष नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ। एक डॉक्टर रहने के नाते ये मौके हमें बहुत बार भगवान देता है, लेकिन हाँ, आपको भी ये मौका इस जरिए मिल रहा है, तो आप भी प्लीज प्लीज इसे आगे बढ़ाएं। अब हम थोड़ी सी बात सर्विक्स कैंसर, जो गर्भाशय का मुख है ना, उसके बारे में करेंगे। क्या सर्विक्स का कैंसर टाला जा सकता है? जी हाँ। कैसे? वैक्सीन के जरिए। तो ये देखिए, ये आपका गर्भाशय है, ये नॉर्मल गर्भाशय का मुख है, ये नीचे योनि मार्ग है। तो अब ये एक अर्ली स्टेज का कैंसर है, ये बढ़ा हुआ है, ये और बढ़ा हुआ है। तो ये सामने से जब हम देखते हैं नीचे से, तो हमें नॉर्मल ऐसा दिखता है सर्विक्स। जो कैंसर छोटा है वो ऐसा दिखता है, जो बड़ा है वो ऐसा दिखता है, और बहुत बढ़ गया वो ऐसा दिखता है। तो हमें क्या करना है, ये सब स्टेजेस अब हमें आने ही नहीं देना है, क्योंकि हम बहुत तकदीर वाले हैं। इसका वैक्सीन अब निकल चुका है। तो ये वैक्सीन कैसे लिया जाता है? ये सर्विक्स का जो कैंसर है, ये पैपिलोमा वायरस से होता है, जो कि इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ कांटेक्ट होने से, सेक्स होने से होता है। भारत में हर 7वें मिनट पर एक महिला इससे, उसका मृत्यु होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये वैक्सीन के बारे में जानें और इससे लें। तो ये वैक्सीन कैसे लेना है हमें? ये वैक्सीन 2 प्रकार के हैं, मार्केट में उपलब्ध है। और ये कब लेना है? ये उम्र के 9 साल से 26 साल तक ले सकते हैं, लेकिन इसकी असरदार उम्र है 9 से 15, और बेस्ट टाइम है 12 साल। तो आपके घर में जितनी भी लड़कियां इस उम्र में हो, आप उन्हें प्लीज ये वैक्सीन दिलाइए। ये शादी के पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया में शादी के पहले जनरली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होते, ऐसा हम मानते हैं। तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है, इसलिए शादी के जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद में, शादी के बाद में इसका असर बहुत कम हो जाता है, और कॉन्टैक्ट के पहले ये बहुत असरदार होता है। तो ये लेना ही चाहिए हर एक घर में। ये वैक्सीन प्लीज आप लीजिए, जैसे आप रूबेला वैक्सीन लेते हो, सब लेते हो, और आजकल कोवैक्सीन भी और कोविशील्ड आप कोरोना के लिए लेते हो, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है, इसे भी लीजिए। तो ये कैसे लेना है? इसके 3 इंजेक्शन होते हैं। ये गार्डासिल नाम से है और सर्वैरिक्स नाम से है। वो 3 इंजेक्शन आपको कैसा लेना है? जैसे एक इंजेक्शन लेने के बाद आपको 2 महीने की गैप चाहिए, यानी एक इंजेक्शन आज लिया तो 2 महीने बाद दूसरा इंजेक्शन लेंगे, और तीसरा इंजेक्शन उसके 6 महीने बाद लेंगे। यानी टोटल आपका 8 महीने का ये पीरियड है, पहले इंजेक्शन से तो आखिरी इंजेक्शन तक। तो ये बहुत सिंपल है, इफ यहाँ पे लेना होता है, सिंपल इंजेक्शन है। तो ये थोड़ा कॉस्टली जरूर आता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, अपने लिए हेल्थ फंड बनाना बहुत जरूरी है। जैसे इतने सारे म्यूचुअल फंड, ये फंड, वो फंड हम सब में डालते रहते हैं, तो हमारे घर के लिए एक हेल्थ फंड बनाइए, हेल्थ बैंक बनाइए, और उसमें पैसे डालते जाइए। आपको बहुत कभी भी उसका फायदा हो सकता है। तो ये इंजेक्शन, इनकी इफेक्टिविटी कितनी है? 70% है। अगर हमें, और अगर हमने सही 12 ईयर्स की एज में लिया, तो इसकी इफेक्टिविटी करीबन 90% होती है। तो आप 26 साल के बाद में आप लेना कि नहीं लेना, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। कैंसर सर्विक्स के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगी कि आपको पैप स्मीयर एक टेस्ट होती है, जिसमें योनि का स्त्राव की जांच की जाती है। इसे हर महिला ने 35 साल के बाद करना बहुत बहुत जरूरी है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए हैं। और वैक्सीन तो अभी अभी आए, तो बहुत सारी महिला ये एज ग्रुप में हैं, तो इसका बहुत सिंपल तरीके से जांच होती है। और कैंसर डिस्प्लेजिया, यानी कैंसर की तरफ जाने वाला कुछ सेल में जो एक बदलाव आता है, वो भी हमें पता चल जाता है। मतलब कैंसर होने की पहली स्टेज में हमें पता चल जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि साल में एक बार पैप स्मीयर जरूर जरूर कराइए, और जान लीजिए कि अर्ली सर्विक्स कैंसर डिटेक्ट हो सकेगा उसमें।
फिर मैंने आपको बोला कि मिशन 25 में आप मेरे संग आ जाइए, तो बहुत ज्यादा हम कुछ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हर एक चीज की अपनी एक जीत होती है, तो ब्रेस्ट कैंसर की भी हमें एक जीत है। तो हमने क्या कर, देखिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यानी हमें लगना चाहिए, उबाल यानी मोटिवेशन, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो आप ये जीत लेके अगर चलोगे ना, तो लाइफ में आपको कहीं भी, मैं आपको बताती हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो बी पॉजिटिव, टेक केयर, रिमेन हैप्पी, रिमेन सेफ, और थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी पेशेंट लिसनिंग। आप सबने मुझे इतने अच्छे से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ, और मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए वेट करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है हमें। किसी ने तो कमेंट भी किया है कि आपने अज्ञान का घना अंधेरा दूर कर दिया है हमारा, और सवाल भी काफी आ रहे हैं। तो मैं, 2 सवाल तो मेरे ही है कि मेरे मासी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो मुझे भी हो सकता है क्या? और दूसरा, मेरी 26 साल की मेरी बहू है, क्या सर्विक्स कैंसर के वैक्सीन ले सकती है क्या? जी, आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ कि आपके मासी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, तो जैसे मैंने बताया कि ये फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है, इसमें डबल फोल्ड यानी दुगुनी रिस्क बढ़ जाती है। और अगर 50 साल के अंदर है तो आपकी रिस्क 5 टाइम्स बढ़ जाती है। 50 साल के ऊपर अगर आपके मासी को हुआ है तो आपकी रिस्क डबल फोल्ड हो जाती है, यानी आपकी रिस्क बढ़ी हुई है। तो आपको हर साल 35 साल के बाद ही हर साल आपको मैमोग्राफी करवाना है। आपकी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपको 20 साल के बाद से शुरू ही कर देना, वैसे सभी को ही करना है आजकल, पर मैमोग्राफी जो कि हम 40 में बोलते हैं, आपको 35 साल में एक बार करना है जरूरी, और ये देखते जाना है। और BARC1, BARC2, ये दोनों जीन्स की टेस्ट भी ब्लड में आप करा सकते हो, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो अगर सच में आपके डॉक्टर आपको बताते हैं तो ही आप करिए इनको, पर आपको मैमोग्राफी जरूरी कराना है। रहा आपका दूसरा सवाल, मैंने आपको बताया कि 9 साल से लेकर 26 साल तक आप सर्विक्स कैंसर के वैक्सीन ले सकते हैं। 26 साल के बाद आप कैंसर के, जनरली शादियां हो जाती हैं, अगर शादी नहीं हुई तो 26 साल से 30 साल तक अगर शादी नहीं हुई तो तब तक भी वो काफी इफेक्टिव रहता है। लेकिन अगर शादी हो जाती है तो वो वायरस जो है वो एक कांटेक्ट के जरिए एक दूसरे में आता है, तो उसकी वजह से वो असरदार नहीं होता, वो वैक्सीन असरदार नहीं होता। वंस यू आर इन्फेक्टेड, वो उसका असर बहुत कम हो जाता है। लेने के लिए, मन के संतोष के लिए आप ले सकते हैं, लोग 45 ईयर्स तक भी बोलते हैं, लेकिन वो असरदार नहीं होता उतना। तो आप पहले लीजिए, लेकिन उसमें नुकसान भी नहीं है। अगर आपको लेना है, आपका मन है, तो अप टू 45 ईयर्स लीजिए, उसके बाद में उसका फायदा नहीं है। सुषमा जी पूछिए कुछ। वो अनम्यूट नहीं हो पा रही है, वो उनका को होस्ट नहीं है। हाँ। आजकल वंदना जी, ब्लड टेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर का पता चल जाता है क्या? ये सच है क्या? जी, चलता है। ये जो 2 जीन्स मैंने आपको बताए, BRCA1 और BRCA2, अगर आपके फैमिली में 50 साल के अंदर, जैसे एंजेलिना जोली का मैंने उदाहरण बताया, उसकी मदर को 36 इयर्स के एज में कैंसर हो गया था। एंजेलिना ने अपनी जांच कराई ब्लड की, और उसको BRCA2 BRC वो जेनेटिक म्यूटेशन मिला उनके ब्लड में, और उन्होंने अपनी दोनों ब्रेस्ट निकलवा ली, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट 90% चांसेस हो जाते हैं जिनका पॉजिटिव आता है BRC1 BRC2। और ये पहले यहाँ नहीं होती थी, ये टेस्ट के लिए पहले हम लंदन सैंपल भेजते थे, लेकिन अब इंडिया में बहुत सारे लैब्स ये टेस्ट करते हैं। क्योंकि चार्जेस थोड़े ज्यादा है, अराउंड 50,000 वगैरह है, पर जिसको प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली करा सकता है और देख सकते हैं। एक सवाल, एक प्रश्न ये आया है कि इज ब्लीडिंग आफ्टर अ फ्यू इयर्स आफ्टर मेनोपॉज घबराने का संकेत है क्या?
मेनोपॉज के बाद यस, ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज के साल भर बाद, जब मेनोपॉज कंप्लीट साल भर आपको ब्लीडिंग नहीं हुआ है और साल भर के बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, तो घबराना तो देखिए किसी भी चीज में नहीं है, मानिए मेरी बात, दिस इज लाइफ। और हमको ये सब चीजें जानना है और जानने के बाद फेस करना है। सो अगर ब्लीडिंग होता है तो 1-2-3-5% तक ऐसा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक आधी बार ऐसे ही हो जाता है। लेकिन काफी साल गुजर गए हैं मेनोपॉज को, और अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपकी सर्विक्स की जांच और आपकी यूट्रस की भी जांच कराना चाहिए। अभी मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि मैंने आपको ईस्ट्रोजन हार्मोन लेवल के बारे में बताया था, जो कि ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रखता है। तो ये जो ओवरी के हार्मोन से इससे ओवरी का भी कैंसर हो सकता है, और कुछ हार्मोन से जिससे गर्भाशय का भी कैंसर हो सकता है। तो इस बहुत सारे ये जो ऑर्गन है तीनों, ये हार्मोन डिपेंडेंट है, तो इनको हार्मोन्स अपने को कम रहना जरूरी है। और मेनोपॉज के बाद अगर ये हार्मोन्स में बदल आ जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है जिससे ब्लीडिंग होती है, मतलब जो कैंसर का टिश्यू होता है ना, वो बहुत जल्दी ब्लीड होता है। अगर कहीं किसी को अगर यहाँ पे अगर कैंसर है और मैंने अगर हाथ लगा लिया ना, तो वो टिश्यू बहुत जल्दी हाथ लगाने से, सिंपल हाथ लगाने से ऊपर के ऊपर जो दिखता है वो फ्रेजाइल होता है, तो वो ब्लीड करता है। तो इसीलिए ये ब्लीडिंग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, उनको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। फर्स्ट संकेत, मेरे पास इतने पेशेंट्स एजेड लेडीज आती है जो बहुत समय तक ये ब्लीडिंग निकालती है आंख पे, शर्म आती है उनको बताने को, और बाय द टाइम वो बताते हैं ना बहुत एडवांस हो जाता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी घर की एल्डरली लेडीज को या जो मेनोपॉज है उनको ये सब बातें बता के रखिए, और जब ब्लीडिंग होता है तो कैंसर सर्विक्स या कैंसर यूट्रस दोनों में से एक हो सकता है, और उसे इवैल्यूएट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करके पता कर लेना चाहिए कि वो क्या स्टेज पे है। हर एक कैंसर की स्टेज होती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की भी स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज में वो पता भी नहीं चलता, फर्स्ट स्टेज में पता नहीं चलता, उसको कार्सिनोमा इन सीटू बोलते हैं। दूसरे स्टेज में वो बहुत छोटा होता है, फिर भी मैमोग्राफी पिकअप करती है। हम लोगों को दूसरी स्टेज के बी या सी स्टेज तक आने के बाद हाथ को लगता है, तो मैमोग्राफी का इंपॉर्टेंस मैंने इसलिए बताया। और फिर वो 4 स्टेज तक है जो कि बहुत एडवांस्ड है। तो हर चीज हमें, हर कैंसर को हमें जल्दी निदान करना ज्यादा जरूरी है। एक सवाल है वंदना जी, सारिका बेहड़े का, कि ब्रा बहुत टाइट पहनने की वजह से कैंसर हो सकता है क्या, या रात में ब्रा पहनने से हो सकता है क्या? नहीं दीदी, रात को ब्रा पहनने से कभी कैंसर ब्रेस्ट नहीं होता, बल्कि ये सजेशन है कि रात को ब्रा नहीं पहनना चाहिए। लेट योर ब्रेस्ट ब्रीथ नॉर्मली। हम लोग आजकल बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी को ब्रीथ करना चाहिए, तो ब्रा रात को नहीं पहननी चाहिए। और टाइट ब्रा अगर आप पहनते हो तो आपको पेन हो सकता है, वो पेन आपको तकलीफ दे सकता है, इसलिए आपको अपने साइज की ब्रा, आजकल तो जैसे अगर आप, बहुत इजी हो गया है, इवन गूगल पे भी अगर आप अपने आप को टेप से अगर गिन लेते हो निपल के एरिया में पूरा ऐसा, और आपका जितना भी सेंटीमीटर आता है वो आप गूगल पे डाल देते हो, तो आपको जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो आपको साइज बता देती है आपकी ब्रा का क्या है, तो आपको वो ही बेटर है, आप मोर कंफर्टेबल रहते हो अगर आपकी ब्रा का साइज सही है तो। और दर्द होना और अस्वस्थ फील करना ये सब नहीं होगा, उससे कैंसर नहीं होता, टाइट पहनने से कैंसर नहीं होता। लता जी कुछ पूछना चाह रही है मेरे ख्याल से, अंजलि। लता जी पूछो ना। हाँ। नमस्कार वंदना जी, आपने सेल्फ डायग्नोसिस के बारे में बताया, तो क्या 1 सेंटीमीटर का साइज जब होता है तो उस टाइम पे पता चल सकता है क्या कि 2 सेंटीमीटर होने से ही मालूम पड़ता है? देखिए, यहाँ मैं आपको ये बताती हूँ कि ब्रेस्ट में ना कुछ हिस्सा जो होता है वो ऐसी ब्रेस्ट होती है, तो जो सेंटर का हिस्सा होता है ना वो डीप होता है थोड़ा, तो अगर और किसी किसी की ब्रेस्ट बल्की होती है, तो अगर कभी कभी हम डीप अगर कैंसर है ना तो हम बहुत जल्दी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब इवन हाथ से भी बल्कि ब्रेस्ट को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा बड़ा होने पे समझ में आता है। अगर ब्रेस्ट की डेंसिटी कम है
अगर छोटी है ब्रेस्ट तो जल्दी से पता चल जाता है। इवन वहां पे आपको कुछ कभी नहीं भी लगता है, 2 सेंटीमीटर तक आपको हाथ से डेफिनेट लग जाता है, पर 1 सेंटीमीटर कभी कभी नहीं लगता है। इसीलिए 40 साल के बाद में मैमोग्राफी और सोनोमैमोग्राफी करना बहुत जरूरी है। ये तो एक कैसा है, दिस इज एक स्क्रीनिंग टूल है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक स्क्रीनिंग टूल है। उसे आप 20 साल के बाद में करिए तो आपको हो सकता है, क्योंकि मेरे जितने भी पेशेंट्स ने 13 पेशेंट को जिनको केमोथेरेपी नहीं लगी और जल्दी हमने डिटेक्ट किया है, उन्होंने सिर्फ जो भी कुछ भी चेंजेस है उन्होंने देखे, किसी को जस्ट हार्डनेस लगी, किसी को ऐसे लगा प्रॉबेबली यहाँ गठान है या नहीं है, जो भी उनके मन में शंकाएं आई, और वो बहुत छोटे 1-1 सेंटीमीटर के कैंसर लेके आए। जब हमने इतने छोटे छोटे कैंसर डिटेक्ट करके वो पेशेंट जब ऑपरेशन के लिए गए हैदराबाद वगैरह, तो वहाँ के डॉक्टर्स ने भी बहुत ये किया कि बहुत जल्दी आए हैं, एंड वी आर सो थैंकफुल एंड द पेशेंट्स आर ऑल्सो सो थैंकफुल। सो हम अगर ध्यान थोड़ा रखते हैं खुद के लिए, अगर 2 मिनट देते हैं ना रोज, बहुत फायदा होगा इसका। ये फायदा हुआ है। मेरा और प्रश्न है कि जो प्रोलॉन्ग पाइल्स जो ब्लीडिंग होती रहती है और लोग बहुत देर से इसका इलाज कराते हैं, तो वो भी क्या मलाइन होने की संभावना होती है? जी देखिए, पाइल्स एज सच वैसे तो बिनाइन कंडीशन है, वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन उसका मेन रीजन है। तो आपको जैसे ही पता चलता है कि पाइल्स है और उसमें से ब्लीडिंग है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि पाइल्स का ऑपरेशन हो जाता है। और आजकल बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आजकल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट वगैरह जो है वो अंदर तक जाके वो वहां पे लेजर से ही पाइल्स को ऑपरेट कर देते हैं, तकलीफ कुछ भी नहीं होती। सो बहुत जरूरी है, देखिए आपके कुछ भी सिम्टम्स हो आप, तो आपको तुरंत, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगी कि एनी सिम्टम विच इज नॉट नॉर्मल विथ यू, प्लीज डोंट निग्लेक्ट। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेल्थ, यू नो। सो अगर, हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाह रही थी कि कुछ पाइल्स ऐसे हैं कि जो कि रेक्टम में, यानी जो आंतड़ी का आखिरी गुदा भाग जो होता है, वहां पे कैंसर होने की वजह से भी हो सकते हैं। सो आपको मे बी वो पहला ये मिलेगा कि दिस इज ब्लीडिंग पाइल है, तो आपको मतलब तो भी आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि दैट मे बी द फर्स्ट सिम्टम दैट वन हैज कि अंदर में कैंसर बैठा हुआ है। सो इन एनी कंडीशन, वेदर इट इज नॉट मैलिग्नेंट, मतलब नॉट कैंसरस, और कैंसरस है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत सिंपली नीचे से एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा डालते हैं, उसमें से देख लेते हैं। जैसे हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट भी नीचे से एक इंस्ट्रूमेंट डाल के सर्विक्स वगैरह को, वजाइना को, सबको देख लेते हैं, तो इतना इजीली डायग्नोसिस हो जाता है। तो नेवर टू निग्लेक्ट एनी सिम्टम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वंदना जी। 1-2 सवाल लास्ट के। टाइप 1 डायबिटीज से ऐसा सवाल आया है कि 19 साल की लड़की है, टाइप 1 डायबिटीज से, सर्विक्स का वैक्सीनेशन ले सकती है क्या? जी ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है, कोई प्रॉब्लम। यस। और एक सवाल है कि नानी जी की उम्र है 75 वर्ष की और मेरी उम्र है 68 की, क्या कैंसर हो सकता है? मुझे ध्यान देना चाहिए। नानी जी की 75 में 75, हाँ अभी है, अभी उनको कैंसर है, हाँ। और आपकी 68 कैसे हो सकता है? 58 होगी, 58 उनका 68 आ गया होगा इधर। हाँ, 58 है। हाँ। यस। नानी जी को कौन से उम्र में कैंसर हुआ था? उतना डिटेल तो नहीं है अभी। कोई बात नहीं, तो भी आपको 40 साल के बाद में हर साल मैमोग्राफी कराना ही है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डेली करना है, और 40 साल के बाद मैमोग्राफी डेफिनेटली करना है। डॉक्टर साहब आपका कैलकुलेशन भी अच्छा है। ये श्रद्धा पाठक कुछ बोलना चाह रही थी, मैंने इनको अनम्यूट किया है, पूछ लीजिए। हाँ, क्या पूछ रही है आप? हाँ, ब्रेस्ट को हेल्दी रखने के लिए कोई एक्सरसाइज है? जी, एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं उससे हमारे ब्रेस्ट के जो मसल्स है, पेक्टोरलिस मसल्स, जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं, मेनली जिम वाले एक्सरसाइजेस ज्यादा अच्छे से उसको ये बनाते हैं, लेकिन योगा के भी कुछ पोस्चर्स है, जो स्टैंडिंग जो पोस्चर्स है, जिसमें ताड़ासन है, वृक्षासन है, ये सब, वो उससे भी हमारे काफी अच्छे से वो हो जाता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने टच नहीं किया था डाइट का, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर आजकल बहुत उस पर अनुसंधान हुआ है और स्टडीज हुई और पता चला है कि काफी सारे फूड्स ऐसे हैं जो कि प्रो कैंसरस है। तो आप लोगों से मैंने अभी तो कहा ही, जंक और मीठा, ये 2 चीज तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। बहुत यस विनीता जी, आपने किसको अनम्यूट किया है? हाँ, श्रद्धा पाठक। हाँ वो पूछिए हो गया। श्रद्धा जी। हाँ हाँ। पूछिए श्रद्धा जी। लंग्स कैंसर से डेथ हुआ मेरे मम्मी का। आवाज नहीं आ रही है आपकी, जोर से बोलिए। मेरी मम्मी का लास्ट मंथ में लंग्स कैंसर से डेथ हुआ है और 17 साल पहले उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो मुझे वो पूछना था कि हमको भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्या उसमें, एक, और दूसरा बोले तो मम्मी की 60 एज को पीरियड्स गए थे, अभी मेरा 55 चल रहा है, मेरा रेगुलर पीरियड्स है, तो पीरियड्स कब जाने चाहिए? देखिए, इंडियन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पीरियड जाने का समय 45 इयर्स है, पर कभी कभी 50 तक भी कंटिन्यू रह सकते हैं। अगर नॉर्मली आ रहे, ज्यादा ब्लीडिंग नहीं है और कुछ भी उसमें बदलाव नहीं है तो वो ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी किसी के, जब मदर के, अगर कोई हमारे पास आता है बोलता है कि हमें 55 तक की चालू है पीरियड, तो हम सबसे पहले मदर की हिस्ट्री पूछते हैं, सिस्टर को और मदर को कब पीरियड गया था, तो जनरली हमें पता चलता है कि उनका भी पीरियड लेट गया। तो जिनके घर में मदर या सिस्टर को पीरियड लेट गया है उनको भी पीरियड्स लेट जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया है कि 35 के आगे हर एक लेडी को हर साल पैप स्मीयर करना है, बहुत जरूरी है। और जब मदर को कैंसर ब्रेस्ट हुआ है, सॉरी ग्रैनी लंग्स और ब्रेस्ट दोनों लंग्स का, ओके, मदर को लंग्स का कैंसर हुआ है, तो देखिए लंग्स का कैंसर इज नॉट हेरिडिटरी। ओके, वो अगर घर में है तो वो आता नहीं, जनरली नहीं आता है, क्योंकि वो हार्मोन डिपेंडेंट नहीं है। ये जो ब्रेस्ट है, ये ओवरी है, ये प्रोस्टेट है या गर्भाशय है। ब्रेस्ट का हुआ था ना 17 साल पहले, 17 साल पहले ब्रेस्ट का होके ब्रेस्ट का हुआ था 17 साल पहले, हाँ। तो आपको डेफिनेटली, आपको मेनी फोल्ड इंक्रीज चांसेस है आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के। तो आपको ये सब स्टेप्स अब फॉलो करना है। आपकी एज क्या है अभी? 55 है। 55। यस। तो आप सोनो मैमोग्राफी और मैमोग्राफी हर साल कराते हो? ना, करती हूँ ना। 3 साल लास्ट में नहीं किया क्योंकि डॉक्टर ने बोला 5 साल कंटिन्यूस कुछ नहीं आया ना, तो अभी 3 साल मत करो, इसके लिए मैंने लास्ट 3 इयर्स नहीं किया है। ठीक है, आपके डॉक्टर बोलते हैं तो, पर मेरे हिसाब से आपको नई साल में एक बार तो भी 2 साल में एक बार तो जरूर कर ही लेना चाहिए। और मैं खुद भी मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो मैं खुद भी अपना खुद का टेस्ट हर साल करती हूँ। ओके, और मैडम पीरियड्स का क्या करूँ फिर? अभी 55 है। नहीं, आप एक बार सोनोग्राफी करा लीजिए। सोनोग्राफी में आपका यूट्रस का साइज और ओवरीज का साइज पता चल जाता है। अगर ओवरीज की साइज आपकी छोटी होती जा रही है तो ये समझना है कि आपके पीरियड जल्दी चले जा सकते हैं, और यूट्रस की भी साइज थोड़ी छोटी हो जाती है। और अगर पीरियड्स आपके जैसे पहले आते हैं वैसे आ रहे हैं या ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं, नहीं एकदम, तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ सोनोग्राफी करिए और पैप स्मीयर कराते रहिए। एक बार सोनोग्राफी जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है आज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा